क्या शिवाजी की जो पोतियां थीं उनका विवाह मुगलों के नौकरों के यहाँ नहीं हुआ था? मराठों का अगर आप प्रॉपर इतिहास शिवाजी के पिता बाप का देखेंगे, उनके बाप का देखेंगे, तो ये मुगलों के दरबार में नौकर थे। शिवाजी ने कई अपने लेटर्स में औरंगजेब को पिता समान लिख के रखा है। मराठी फौज एक मर्सिनरीज जो पैसों के लिए लड़ती थी, उनका कोई धर्म से लेना देना नहीं। तो मुगल्स वर लाइक बेबीज, टॉडलर्स थे उनकी बदतमीजियों के आगे। अब सूरत में मंदिर शिवाजी ने लूटे, ऐतिहासिक प्रमाण है। बंगाल में जो हिंदू महिलाएं थी, वहां की ब्राह्मण महिलाएं थी, उनका जम के बलात्कार किसने किया? इवन जो उनका राज तिलक होता है शिवाजी का, काशी से ब्राह्मण को बुलाया जाता है, उन्होंने पैर के अंगूठे से इनका राज तिलक किया। अगर राजपूत का 5% खून भी किसी की रगों में दौड़ रहा है तो पैर के अंगूठे से राज तिलक करेगा, सर काट लेगा उसका। शिवाजी ने सिस्टमैटिकली महाराष्ट्र में बसने वाले कई राजपूतों की हत्या करी दोस्ती करके। ये सावरकर की आइडियोलॉजी थी। वो कहता था कि मरी हुई गाय खा लेने में कौन सा प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है कि जो देश बिना संघर्ष के आज़ादी प्राप्त किया है उसके लीडर शुरू से बिके हुए आए हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आपके देश को जो पॉलिटिकल पार्टीज रन कर रही हैं, दे हैव गॉट दैट पावर विदाउट अ ब्लड बाथ। कांग्रेस जो है वो बुरी थी, बट राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू इज वर्स देन दैट। मराठास को आगे करके पेशवास के नंगे इतिहास को छुपाया जा रहा है। एक पेशवा तो ऐसे थे, उनकी उम्र 50 साल के प्लस थी और वो 13 साल 14 साल की लड़कियों से शादी करते थे और खोज के लाते थे कि भाई सुंदर लड़की पकड़ लो मेरे लिए। बीजेपी का जो सीधा फंडा है वो ये है कि उनको चाहिए विपक्ष पंगु हो जाए और पक्ष दास हो जाए। तुम 144 साल में महान हो गए और यहाँ 10,000 साल में हमारी अगर बुराइयां भी होंगी तो तुम्हारी 144 साल की बुराइयों के बराबर नहीं पहुंच पाएंगी। आरएसएस के फाउंडर्स में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो होमोसेक्सुअल टी को 1800 के सन में कॉमिक्स बना के चला रहे थे। राइट विंग तो ये भी मान लेता है भाई कि ये मैसेज को आप फॉरवर्ड कर देंगे तो आपके ऊपर कृपा बरसेगी। राइट विंग तो ये कहता है कि अगर मोदी जी चले जाएंगे तो राहुल गांधी जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर हम सबका खतना कर देगा। You are blaming Marathas. In the other hand, you are taking Mughals as ruling class. देवर, तुम आम जनमानस पे अटैक कर रहे हो, तुम महिलाओं बच्चों पे अटैक कर रहे हो, तुम रेप्स कर रहे हो, तुम लूट कर रहे हो, तुम मंदिरों पे अटैक कर रहे हो क्योंकि तुम्हें सोना दिख रहा है, भगवान नहीं। मैं एकदम क्लियर बोल देता हूँ, आरएसएस इज नॉट हिंदुत्व, आरएसएस इज नॉट मराठावादी। आरएसएस एक चित्पावन और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही कह सकते हैं एजेंडा है कि 50 साल तक हम राज करें, देश की धन संपदा व्यवस्था से जितना कुछ चूस सकते हैं हम चूसें, और जब ये देश इस्लामाइज्ड हो जाए तब हम छोड़ के किसी और कंट्री में जाके बढ़ें। बेशक मराठा इस भारत देश के इतिहास व संस्कृति के अंदर एक अच्छा योगदान रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार बोगस व आर्टिफिशियल तथ्यों के आधार पर मराठों को धर्म रक्षक बनाकर भारतीयों के ऊपर थोपा जा रहा है, उसके ऊपर आज ईशान प्रताप सिंह जी जो पेशे से एक एडवोकेट है उनके साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है ईशान जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल अनफिल्टर्ड रियलिटीज़ के ऊपर। जी नमस्कार, धन्यवाद हेमेन जी मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए पहली बात। बाकी आपने बोला कि योगदान रहा है, तो बिल्कुल हर किसी का योगदान रहा है। वैसे जब मैं पैदा हुआ था तो मैं पैदा होते ही बोलने लगा था और बहुत अच्छे से राष्ट्ररंगिनी गाने लगा, और उसके बाद में मैं दौड़ने लगा, उसाइन बोल्ट से तेज भाग रहा था, और मेरी स्विमिंग जो थी वो बहुत बेहतरीन थी। ये ऐसा मैं कह रहा हूँ जी, ये मेरी महानता है, मैं कह रहा हूँ। हो सकता है मेरे कुछ समर्थक उठ के ये लिख भी दें, परंतु वास्तविकता यही है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं। मलमूत्र तक जो है हम खुद से अपना साफ नहीं कर पाते। तो ये लाजमी सी कमियां होती हैं मनुष्य के जीवन की शुरुआत में। तो कोई भी साम्राज्य, कोई भी व्यवस्था पूरी महान होगी इसका कोई गारंटी नहीं है। लगता है ईशान जी आप काफ़ी हद तक भरे हुए हैं, अभी तक सवालों का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ और आपके अंदर से बातें निकल कर आने लगी है। पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि जैसे भाजपा आईटी सेल द्वारा लैपटॉप के अंदर MS कलर टूल खोला गया और भारत का नक्शा खोलकर उसके अंदर भगवा भगवा रंग ऊपर से नीचे तक, अटक से कटक तक भगवा रंग भर दिया जाता है, जिसके अंदर आप राजस्थान के राजपूत या फिर बंगाल या फिर साउथ के अंदर चले जाइए या फिर दूसरे स्टेट्स के अंदर जो काफ़ी महान राजा हुए, उन सबको भगवा रंग से यानी कि मराठा साम्राज्य के नाम से चिन्हित कर दिया जाता है। इस मैप के ऊपर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि हिस्ट्री जो है जी उसको लिखने के पैमाने होते हैं, जैसे ताम्रपत्र हो गए जिनकी कॉपर प्लेट्स कहते हैं, फिर इंस्क्रिप्शंस हो गए जिसको क्या कहते हैं शिलालेख के रूप में हम जानते हैं जी। तो उनके कलेक्शंस को स्टडी करके उसके ऊपर हिस्टोरियंस अपने ओपिनियन देते हैं, जिसको ASI जैसे प्रमाणित करी वो हिस्ट्री के रूप में हमारे बीच में है।
अभी मैं जो बीजेपी ने पेंटिंग करी है, या मैं बीजेपी की भी पेंटिंग नहीं कहूंगा, मैं उसको क्लियरली बोलता हूँ, जो पेशवाई पेंटिंग हुई है अच्छा, वो मराठों के कांधों पे पेशवाओं का वाइट वॉश हुआ है। जरा एक्सप्लेन कीजिए इसको। देखिए मराठा साम्राज्य कितना पुराना है, 144 वर्ष। 144 वर्ष। 144 वर्ष में ये इतने शक्तिशाली हो गए कि इन्होंने भारत की आधे ज्यादा भूमि के ऊपर, और कई विदेश की जो भूमि है पाकिस्तान में चलेगी उसके ऊपर इन्होंने कब्जा नए कर मैप लिया। को देखे तो 90% भूमि। हाँ, और चक्रवर्ती हो गए बेसिकली देखा जाए तो। ये एकदम से आए और चक्रवर्ती हो गए, जबकि चक्रवर्ती होने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी की नींव लगती है जी। मराठों का अगर आप प्रॉपर इतिहास शिवाजी के बाप का देखेंगे, उनके बाप का देखेंगे, तो ये मुगलों के दरबार में नौकर थे। जी। शिवाजी ने कई अपने लेटर्स में औरंगजेब को पिता समान लिख के रखा है। जी जी। ठीक, तो वो अचानक से एकदम इतने बड़े भूभाग के राजा हो गए। शायद इसके बारे में उनको भी नहीं पता था कि इतने बड़े भूभाग के राजा हो गए हैं। जी। अब अगर जहाँ भी बैकुंठ में है वो, तो उनको भी नहीं पता होगा इतने बड़े लोग के वो राजा हो गए हैं, इतने बड़े क्षेत्र के वो राजा हो गए हैं। जहां तक मुझे हिस्टोरिकली पता, शिवाजी 3 जिलों के राजा थे, उससे आगे बढ़ नहीं पाए। मराठी फौज एक मर्सिनरी फौज थी जो पैसों के लिए लड़ती थी, उनका कोई धर्म से लेना देना नहीं। और अगर वो हिंदुत्व का फेस है, मैं क्लियर बता देता हूं, अगर वो हिंदुत्व का फेस है तो उत्तर भारत उस हिंदुत्व का पार्ट नहीं है। जी। गैंगेटिक बेल्ट उस हिंदुत्व का पार्ट नहीं है। दक्कन का अगर ये मराठों का इतिहास अगर हिंदुत्व का फेस है, क्योंकि सूरत का आपका और मंदिर उनका हिंदुत्व अलग है। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। उनका हिंदू तो सावरकर से इंस्पायर्ड है, और मेरा हिंदुत्व जो है वो यहाँ की धरा से है। इसको हिंदुत्व भी कहना उचित नहीं होगा। मेरा जो सनातन कह लीजिए, जो मेरी वंश धर्म परंपरा चली आ रही है, वो इनसे तो सुपीरियर ही है, वो इनसे बेहतर रही है, लगातार हमारी एक कंटिन्यूएशन में है। इनका तो जो धार्मिक पैमाना है वो कालांतर में बदलता रहा। अब सूरत में मंदिर शिवाजी ने लूटे, जी, ऐतिहासिक प्रमाण है। बंगाल में जो हिंदू महिलाएं थी, वहां की ब्राह्मण महिलाएं थी, उनका जम के बलात्कार किसने किया? प्रथम जो वहां पे कांड किए यहाँ पे इन पेशवाओं ने जी। मराठी फौज के साथ में, वो हवा में तो हुए नहीं। कोई ऐसे काल्पनिक कहानी तो है नहीं। बंगाल के आप जाके इतिहास को उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगी, बातें दिखेंगी। जी। राजस्थान के अंदर एकलिंग जी का मंदिर लूटने पहुंच गए थे, वो कौन से हिंदुआ सम्राट थे? कौन सा ऐसा हिंदुआ सम्राट है जो जाके मंदिरों को लूटेगा? कौन लूटेगा भाई, ये बताइए। और अगर मराठा साम्राज्य इतना प्रबल था, तो मैं आज इधर हिंदी बेल्ट में इतना पावरफुल था, तो मैं आज इस हिंदी बेल्ट में मराठी क्यों नहीं बोल रहा हूं? इस्लाम का इफेक्ट आया था यहाँ यही पे, तो वो चाहते हैं। इस्लाम का इफेक्ट आया था यहाँ पे। जी। हमारे बीच में आज भी हमारी वक्तव्य शैली में कहीं ना कहीं उर्दू का एक या फारसी का इफेक्ट दिख जाता है ना? क्योंकि यहाँ पे दो सभ्यताएं टकराई, आदान प्रदान हुआ, उनने कुछ हमसे लिया, हमने कुछ उनसे लिया। संस्कृताइजेशन इसी को कहते हैं। जी। मराठों से हमारे पास ऐसा क्या आ गया? अपनी पोड़े पोड़े गाने पे कमर मटका देना कोई मराठी कल्चर का कह सकते हैं प्रूफ नहीं होता हमारे ऊपर, ठीक है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति मुगल संस्कृति से टकराई और हमारे शब्दों के अंदर उनका मेल जोल हुआ, तो जब आप मराठों के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि उनकी संस्कृति भी मुगल संस्कृति से टकराई, तो फिर वो मराठी कैसे बोल रहे हैं? देखिए, मैं वही चीज बता रहा हूं, उनके शब्दों में क्यों मिलावट नहीं है? देखिए बता देता हूं, मराठों के शब्दों में मिलावट नहीं है से आपका अर्थ क्या है? क्या शिवाजी की जो पोतियां थीं उनका विवाह मुगलों के नौकरों के यहां नहीं हुआ था? सवाल ये उठता है। अब आप मराठी नहीं समझ पाते तो उनके कल्चर के भेद को आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो उठा के बता देंगे कि भाई देखो हमारा राजा ऐसा था, हमारा राजा। आप उनके हिस्ट्री को उठा के पढ़िए ना, वो खुद बताएंगे कि शिवाजी कितने बड़े हिंदुत्व के प्रतीक थे। जी। आप उनके रिकॉर्ड्स को उठा के पढ़िए। ये तो आरएसएस कहती है कि शिवाजी जो थे महाराणा प्रताप के ही वंश से आते थे, जी। वो राजपूत वंश से आते थे। आप मराठी हिस्टोरियंस को जाके पढ़ेंगे तो क्लियर कहते हैं कि शिवाजी वॉज नॉट राजपूत, और They will not expect, है ना, वो एक्सपेक्टेड नहीं थे, और वो कहीं से भी नहीं थे। इवन जो उनका राज तिलक होता है शिवाजी का, काशी से ब्राह्मण को बुलाया जाता है। जी। काशी से जो ब्राह्मण गए, उन्होंने पैर के अंगूठे से इनका राज तिलक किया। अच्छा। अगर राजपूत का 5% खून भी किसी की रगों में दौड़ रहा है तो पैर के अंगूठे से राज तिलक करेगा, सर काट लेगा उसका।
पैर के अंगूठे से राज तिलक करवा रहे हैं। ये कौन से मतलब ओरिजिन से आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण भी जानता था कि ये क्षत्रिय नहीं है, अच्छा, ये संस्कृताइज थे, ये वैकल्पिक व्यवस्था थी। और शिवाजी के वहां पे राज तिलक होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, शिवाजी ने सिस्टमैटिकली, मैं एकदम क्लियर बताऊं, सिस्टमैटिकली महाराष्ट्र में बसने वाले कई राजपूतों की हत्या करी, दोस्ती करके। मैं आपसे मिलूं, मैं आपके घर आऊं और रात में आपको सोते समय आपके ऊपर तलवार भोंक दूं, ये कौन सी वीरता है? मराठी हिस्टोरियंस की ही किताबें हैं, उसको उठा के पढ़िए। शिवाजी ने अपने ही जगह कई किलों को अपने अंडर में लेने के लिए वहां पे राजपूतों को भी मारा। मराठीज हैव इमेंस हेट्रेड टुवर्ड्स राजपूत, और वो बहुत एकदम अंडरस्टूड चीज है जी। राजपूत हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने में। खासतौर पे मैं पूरे प्रॉपर मराठीज को भी नहीं कहूंगा, क्योंकि एक तरह से वो भी सबड्यू रहे पेशवा से, चित्पावन से, जी। बट दे हैव इमेंस हेट्रेड टुवर्ड्स राजपूत। और जब तक आपको हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन मिलता है, इन्हीं से मिलता है टिल डेट। और इनका हेट्रेड सिर्फ हमसे नहीं है। अब आप देखिएगा, सावरकर हैं, उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तुम एक दलित लड़की से शादी करना ताकि छुआछूत खत्म। सावरकर की कोर आइडियोलॉजी थी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जितने भी वर्ग है, जातियां आपस में इतना इंटरमिक्सिंग करें कि जेनेटिक डिफरेंस ही खत्म हो जाए, गोत्रा का डिफरेंस ही खत्म हो जाए, वाई सो, ताकि आप एक हिंदू राष्ट्र के रूप में उत्पन्न हो सके। ये सावरकर की आइडियोलॉजी थी। वो कहता था कि मरी हुई गाय खा लेने में कौन सा प्रॉब्लम है। मोहन भागवत ने बोला कि राष्ट्रीय ब्राह्मण वर्ग से आते थे सावरकर। संस्कृताइज ब्राह्मण, मेरे हिसाब से, मुझे जो समझ में आए, विद इन टाइम ये ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर अपने आप को असेमिलेट करके ब्राह्मण रिकॉग्नाइज करा लिए। बिकॉज जो भी शुद्ध ब्राह्मण होगा वो कभी भी गौ मांस खाने का समर्थन तो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, नहीं कर पाएगा। और अगर कोई कर रहा है तो भाई वो नहीं है। एक बार हम वापस टॉपिक पे आएंगे। हम मैप की बात कर रहे थे। मैप के अंदर हाल ही में हमने देखा कि हाड़ौती से लेकर मेवाड़, मेवाड़ से लेकर मारवाड़, सभी राजघरानों ने एक साथ मिलकर काफ़ी कम चांसेस में ऐसा देखने को मिलता है, सभी की सहमति एक तरीके की रही और सबने अपना विरोध दर्ज कराया। तो आपको क्या लगता है, इस मराठावादी या फिर मेरे को नहीं लगता इस प्रकार का शब्द यूज करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन आप जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, तो इस मराठावादी सरकार के द्वारा इस मैप के अंदर कुछ बदलाव की अपेक्षाएं आप रखते हैं? कोई अपेक्षा नहीं है जी, कोई अपेक्षा नहीं है। देयर वाज देन कांग्रेस ने मुगल हिस्ट्री को पोता था, बट उन्होंने और हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट इतना नहीं किया जितना ये कर रहे हैं। और देखिए क्या है ना कि सरकार के पास में पावर है, वो चाहेंगे एनसीईआरटी में जो लाना चाहेंगे वो लाएंगे। 8वीं कक्षा की उन्होंने जो चीज़ें लाई, वो 22 पन्ने भर दिए उन्होंने, तो वो सरकार की पावर है, कर सकती है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस सरकार ने किया था, मुगलों हिस्ट्री को एकदम हम पे इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्पोज कर दिया। सो लेफ्ट एंड राइट बोथ आर डेंजरस फॉर अस। एक्चुअली क्या है कि जो देश बिना संघर्ष के आज़ादी प्राप्त किया है, उसके लीडर शुरू से बिके हुए आए हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आपके देश को जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज रन कर रही हैं जी, या जो रन करेंगी, दे हैव गॉट दैट पावर विदाउट अ ब्लड बाथ। ओके। भारत को जो ब्लड बाथ चाहिए था, हिंदुओं को जो ब्लड बाथ चाहिए था, वो मिला ही नहीं उनको। मुसलमानों ने ब्लड बाथ करके पाकिस्तान लिया था, दे किल्ड हिंदूज ऑल ओवर देयर, बट हमें नहीं मिला। तो अब हम सिविल वॉर की ओर जा रहे हैं। मुसलमान नहीं जा रहे, पाकिस्तान नहीं जा रहा, वो तो है यार, वो तो खत्म देश है, उनमें तो रोज हो रही है। सो हु इज बेटर? राइट नाउ वी आर बेटर, वी आर गोइंग टुवर्ड्स वर्स्ट। ओके, हम बहुत बेटर हैं उनसे, बट वी आर गोइंग टुवर्ड्स वर्स्ट। एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजपूतों का प्रभाव है, राजस्थान में भी है, जी, खत्म कर दिया गया जी, एक प्रभावी जाति को उठाया, आपके अगेंस्ट लड़ा दिया। साउथ में तेलुगु रीजन में एक कम्युनिटी होती है वेलालार, वो अपने आप को 16 डायनेस्टी से कनेक्ट करते हैं। दे हैव अ डिफरेंट लिटरेचर कॉल्ड संगम लिटरेचर, वो अपनी हिस्टोरिकली उसको कनेक्ट करते हैं अपने आप को। उनकी आइडेंटिटी को वानियार कम्युनिटी में बांट दिया जा रहा है।
वानियार आर बेसिकली द शूद्राज इन दैट रीजन। अब वानियार आता है, कहता है आई एम अ शूरवंशी क्षत्रिय। इंटरकास्ट मैरिज करवा कर। इंटरकास्ट मैरिज तो प्रमोट की ही जा रही है। वो वानियार्स को वेलालार्स की आइडेंटिटी दे रहे हैं। अच्छा। नाउ वेलालार्स ने कभी क्षत्रिय आइडेंटिटी क्लेम नहीं करी। वो कहते हैं कि हम रूलिंग क्लास थे, अच्छा, बट हमारे राजा थे। अब उनके राजा जो हो गए, उनके जो पूर्वज हो गए, उनको वानियार्स में बांट दिया कि भाई वानियार्स कहते हैं हम इनके वंशज हैं, या सूर्यवंशी क्षत्रिय। अब साउथ में एक शूद्र कम्युनिटी खड़ी हो गई है जो अपने आप को क्षत्रिय क्लेम कर रही है। आने वाले समय में कह सकते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में वो राजपूतों के अगेंस्ट खड़ी होगी, वहां पे वो वेलालास के अगेंस्ट में खड़ी है। ठीक है। जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप इसके लिए? दक्कन को। ओके। एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ दक्कन इज अ प्रॉब्लम। एक्सट्रीम अम्बेडकरिज्म दक्कन की देन है। ओके। एक्सट्रीम हिंदुत्व दक्कन की देन है। तो ये जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है दक्कन से आ रही हैं। और ये जितने लोग हैं, ये आप दक्कन की जितनी आइडियोलॉजीज हैं, चाहे वो हेडगेवार से आई हो, चाहे वो अंबेडकर से आई हो, इनका एक खास पैटर्न आप देखेंगे। ठीक है। दे हैव ब्रिटिश टाइज। ये वो लोग थे जो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे इम्प्लांट किए, ब्रिटिशर्स ने इम्प्लांट किए, और लेटर ऑन उन्होंने हमारे देश की हासिल करके छोड़ा। ठीक है। कांग्रेस जो है वो बुरी थी, बट राइट नाउ वट वी आर गोइंग थ्रू इज वर्स देन दैट। सो हेडगेवार जी का नाम लेकर आपने आरएसएस को खींचने की कोशिश करी, लेकिन हम उसके ऊपर थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से 100 से 150 साल संघर्षरत, या फिर आप लूटपाट का शब्द उपयोग में ले रहे, तो या लूटपाट करने वाले 100 से 150 साल शासनरत व्यक्तियों को 22 पन्ने का इतिहास 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया जाता है। वहीं हजारों, अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो लगभग 1200 वर्षों से संघर्षरत राजपूत और चोलाज, पांड्याज, या इसके अंदर मैं और नाम ऐड करना चाहूँ तो जाट, जो कबीलों के अंदर से लड़ाई करते थे, इन सब के इतिहास को एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम कर दिया गया है। इसके ऊपर आप अपनी राय दी। जाटो वाले चैप्टर पे तो मैं ये बोलूँगा कि 13वीं शताब्दी से पहले उनका ओरिजिन का मुझे अभी पता नहीं है, हिस्टोरिकली मैं सर्च कर रहा हूँ। 12वीं 13वीं शताब्दी से पुराना उनका कुछ ओरिजिन मुझे मिला नहीं। ये आइडेंटिटी बहुत लेटर ऑन की आई है। ठीक है। स्किथियन आइडेंटिटी जो है वो थोड़ी पुरानी मिल जाती है। मराठास को आगे करके पेशवास के नंगे इतिहास को छुपाया जा रहा है, उसको एकदम पहना के सजा के एकदम सजी हुई दुल्हन की तरह पेश किया जा रहा है कि अरे बाप रे बाप, शिवाजी सिर्फ एक टूल है। शिवाजी मराठा इतिहास इज अ टूल टू वाइट वॉश दी पेशवाज, ओके, वाइट वॉश दी चित्पा वंश। आप महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर जो इमेंस हेट्रेड है वहाँ के चित्पा वंश के लिए, और जो यहाँ के लोगों का इतिहास है उसको डिस्टॉर्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, जो इन रीजन्स में है, लोकल लीडरशिप खड़ी ना हो सके। ठीक है। मनोबल टूट जाए, उनके दिमाग में ये बैठ जाए कि अरे जो महाराष्ट्र से आएगा वो तो देवता है, अच्छा, वो तो भगवान का बच्चा है भाई, वो आया है तो भाई वो शिवाजी का खून उसकी रगों में दौड़ रहा है, वो आ जाए टेढ़ी मेढ़ी नाक लेके, काला सा मुंह लेके, भद्दा सा चेहरा लेके, और हमारे यहाँ के बीच में बैठ जाए और बताया कि ये तो भाई क्या कहते हैं शिवाजी के वंशज है, शिवाजी वाले हैं। तो इस कालिश से नाक और इससे आपके कहना का अर्थ था कि शिवाजी भी कुछ इस प्रकार के थे। शिवाजी वॉज बिलो एवरेज। ओके, लोग भाई लोग प्रॉपरली बिलो एवरेज। वो तो एक जगह कह भी दिए एक मुगल महिला को देखे कि अगर मेरी माँ तुम्हारी जैसे सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। तो शिवाजी का खुद का स्टेटमेंट है। अच्छा, वो तो 5 फुट 7 इंच की हाइट के थे, बहुत लंबे चौड़े भी नहीं थे कि जितना भौकाल मारा जाता है कि शिवाजी ये थे, शिवाजी ये थे। शिवाजी की लेकिन जो इमेंस हेट्रेड आपको शिवाजी के प्रति देखने को मिलेगी वो मराठी ब्राह्मणों में मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनका नाम लेके मराठी ब्राह्मणों का जेनोसाइड हुआ है, भीमा कोरेगांव जैसे अटैक्स हुए हैं। तो शिवाजी को तो खैर कह सकते हैं एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है पेशवास के इतिहास को छिपाने के लिए। पेशवास ने बहुत गंदे गंदे काम किए हैं। ठीक है, मतलब बाजीराव पेशवा को छोड़ दें तो बाकी सबके सब तो मतलब उनके में और मुगलों में अगर तुलना हो तो मुगल्स वर लाइक बेबीज।
टॉडलर्स थे उनकी बदतमीजियों के आगे। इतने कम समय में इतना वहशीपना जो उन्होंने दिखा दिया था समाज में। कुछ उदाहरण के तौर पे सबसे पहला तो यार एकलिंग जी के मंदिर पे अटैक। ठीक। बंगाल के अंदर इनको क्या कहते हैं, बर्गी कहा जाता था। बर्गी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये क्या कहते हैं, औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ते थे। ठीक बात। मतलब एक पेशवा तो ऐसे थे, उनकी उम्र 50 साल के प्लस थी और वो 13 साल 14 साल की लड़कियों से शादी करते थे। अच्छा। खोज के लाते थे कि भाई सुंदर लड़की पकड़ लो मेरे लिए। इस प्रकार के आरोप हम अक्सर मुसलमानों के ऊपर लगते देखते। अब देखिए जो भी और मुझे नहीं लगता कि आप जो डाटा बता रहे हैं इससे बहुत सारे जने 90% ऑफ द पीपल मे नॉट बी अवेयर। क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग पॉपुलर जो हो जाती हैं लोग उसी को मानते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हम थोड़ा सा मैं राजपूतों को ऑफेंड करूँगा। एक चलता है कि महाराणा प्रताप जो है वो 90 किलो का कवच पहनते थे, 80 किलो का भाला उठाते थे, हैं 70 किलो की तलवार थी। घोड़ा मर जाएगा, ठीक है ना, 200-250 किलो का वजन लेके आप घोड़े बैठेंगे तो घोड़ा मर जाएगा। वो कवियों ने उठा के एकदम लिख दिया कि अब जैसे पृथ्वीराज चौहान गए 4 मास 24 गज अष्टंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। ये कविता है, वास्तविकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार अमर सिंह जी के लिए कि उन्होंने घास की रोटियां खाई जंगल के अंदर, ये भी एक कविता का हिस्सा है। राजस्थान की एक डिश है, उसमें एक हरी सब्जी वाली पत्तियां डल के पराठा बनता है, उसका रोटी बनती है, तो वो खाई दो। घास की रोटी नहीं, घास की रोटी बनती नहीं है, आप बना लो घास की रोटी। वो कवियों ने लिख दी बात उत्तेजित करने के लिए। बहुत सारी बातें होती, 12 बरस रे कुकुर जिए, 13 बरस जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। तो मैं धिक्कार का जीवन जी रहा हूँ, आप धिक्कार का जीवन जी रहे हैं। भारत में जितने छत्री हैं धिक्कार का जीवन जी रहे हैं। महाराणा प्रताप 79 की एज में मरे हैं, तो धिक्कार में मरे हैं। लड़ने का वो मोटिवेट करने का एक था कि युवाओं को मोटिवेट करने के लिए मृत्यु का भय मत रखो। उस तरह की कविताएं, उस तरह की कथाएं कही जाती थी मोटिवेट करने के लिए युद्ध काल में, और कई जगहों पे चढ़ा के मरवाने के लिए भी। ठीक है। तो आपने जो बात बोली कि इतिहास में इन लोगों को सबड्यू किया जा रहा है, तो राजपूत की हिस्ट्री को सबड्यू करने का सबसे बड़ा रीजन है इस बेल्ट में। ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कौम के लिए, एक जिंदा दिल कौम की सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। उसको खत्म कर दो, उनको भेड़ बकरी की स्थिति में ला दो। उस परिस्थिति में क्या होगा कि कोई भी शीर्ष नहीं खड़ा होगा सत्ता के विरुद्ध। बीजेपी का जो सीधा फंडा है वो ये है कि नो ऑपोजिशन। उनको चाहिए विपक्ष पंगु हो जाए और पक्ष दास हो जाए। अब अगर मैं जिस राजनीतिक दल में हूं, अगर वो राजनीतिक दल गलत करे और मैं खड़ा होकर बोल दूं आप गलत कर रहे हैं, तो मेरे साथ समर्थन में लोग आ जाएंगे। शीर्ष को अच्छा नहीं लगेगा। ये वही कर रहे हैं। बिना जनाधार के नेता खड़ा करने का सबसे पहला तरीका यह है कि जनाधार वाली कौमों के मनोबल को तोड़ दो। ठीक बात। मन तोड़ दो। अब इलाहाबाद है, इलाहाबाद में राजपूत लोग पहले चुनाव लड़ते थे, अब एकदम बना दी कि राजपूत चुनाव लड़ ही नहीं सकता। मनोबल टूट गया। यही फॉर्मूला इन लोग अब इस समय राष्ट्रीय स्तर पे अपनाना चाह रहे हैं। हर लड़ाका कम्युनिटी को किसी न किसी छोटी मोटी प्रभावी कम्युनिटी से उससे लड़ा दो। उसके बाद कह दो कि देखो मराठा सबसे महान थे, कितने संयुक्त हैं, तुम तो बिखरे हुए हो। बिखेरा किसने? तुम 144 साल में महान हो गए और यहां 10,000 साल में हमारी अगर बुराइयां भी होंगी तो तुम्हारी 144 साल की बुराइयों के बराबर नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है। आपने अभी देखा ईशान जी ने किस प्रकार से बताया कि दो बिल्लियों की लड़ाई के बीच में बंदर अपनी रोटी का हिस्सा लेकर चुरा के चला जाता है। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि इन सारे आरोपों के पीछे क्या आप आरएसएस जो कि भाजपा की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका कुछ हिस्सा मानते हैं? क्या आप यह मानते हैं कि आरएसएस हिंदुत्व का चोला ओढ़कर सिर्फ मराठावाद को प्रमोट करने का काम कर रही है? देखिए, मराठावाद अगर महाराष्ट्र में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको बैलेंस सैल्यूट करता हूँ। एग्जैक्टली। आरएसएस मराठावादी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है। आरएसएस चित्पावनवादी पेशवाई ऑर्गेनाइजेशन है। मैं एकदम क्लियर बोल देता हूं, आरएसएस
इज नॉट हिंदुत्व, आरएसएस इज नॉट मराठावादी, आरएसएस एक चित्पावन, सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण बोल रहा हूँ और किसी को नहीं, नॉर्थ के ब्राह्मण को तो बिल्कुल नहीं, एकदम अलग है इनसे ये। ठीक है। ये चित्पावनवादी ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही कह सकते हैं एजेंडा है कि 50 साल तक हम राज करें, देश की धन संपदा व्यवस्था से जितना कुछ चूस सकते हैं हम चूसें, और जब ये देश इस्लामाइज्ड हो जाए, जब यहाँ पे मुसलमान हावी हो जाए, जनसंख्या उनकी बढ़ जाए, तब हम छोड़ के किसी और कंट्री में जाके बस जाएं। What are you saying? आप डायलॉग चलता है ना कि ये कौम विदेशी है, इनका खून यूरेसी है, वो चित्पावनों के लिए चलता है। उनमें और इधर वालों में जेनेटिक डिफरेंस है। नहीं, आपने अभी कहा कि ये चाहते हैं कि हम इनको लड़ाकर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाएं। नहीं, वो सर्वाइव कर रहे हैं, दे आर द सर्वाइवलिस्ट। ठीक है। दे रैन फ्रॉम इजिप्ट, दे रैन फ्रॉम यूरेशिया, वो सर्वाइवलिस्ट है। वो सर्वाइव यहाँ पे वो जब तक दोहन कर सकते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं, वो करेंगे, फिर यहाँ से बाहर जाएंगे। क्या फायदा होगा उससे इनको? कोई फायदा नहीं है, उनको बस सर्वाइव करना है भाई। ओके। वो जिस समाज में जाएंगे उसके कल्चर को अपना लेंगे, इस बात को समझिएगा। और आरएसएस उन्हीं की विचारधारा का एक संस्था है। आरएसएस की विचारधारा एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा मैच करती है। आरएसएस फॉर्म होगा, ठीक है, ये भारत की आज़ादी के 50 साल पहले ही व्यवस्था बन चुकी थी। अगर मैं बोलूँ कि आरएसएस के फाउंडर्स में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को 1800 के सन में कॉमिक्स बना के चला रहे थे। होमोसेक्सुअल कॉमिक्स चलती थी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में, मैं नाम नहीं लूंगा अभी यहाँ पे, लेकिन ये रियलिटी है। 1800 के अराउंड में, 1880 में स्पेसिफिकली। नाम नहीं लेंगे तो आपको उसी प्रकार से टाल दिया जाएगा जैसे राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने टाल दीजिए। मैं राहुल गांधी होता तो मुझे टाल देते, पर मैं तो शुद्ध 100% भारतीय हूँ ना। मेरा इटालियन जेनेटिक्स नहीं है ना, तो मुझे नहीं टाल पाएंगे आप जी। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ जी। हम इग्नोर किए जा सकते हैं, हमें पप्पू नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। जो इन संस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, इनकी विचारधारा किताबों में या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है कि आप अगर मिडेवल हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो इनको शिवाजी महाराज मिलेंगे और उनसे ऊपर या नीचे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आएंगे तो इनको वीर सावरकर मिलेंगे और बाप्पा रावल जैसे नाम, राहुल खुमान जैसे नाम, इस प्रकार के नाम। चाहे आप इधर चले जाइए, खुशीराम बोस जो बंगाल के अंदर, खुदीराम बोस, सॉरी माय बैड, उनको बुला दिया जाता है। आप साउथ के अंदर चले जाइए, उन नामों को बुला दिया जाता है। इन सबको बुलाकर इन दो नामों को, और मुझे लगता है कि एंशियंट के अंदर अगर आप जाएंगे तो इनको शायद अभी तक कोई नाम मिला नहीं। एक राजपूत होकर अगर आप ये बात कह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको महाराणा प्रताप की हर जगह लग रही मूर्ति का विरोध कर देना चाहिए जी, क्योंकि वो बाकी सभी क्लैंस के साथ में अत्याचारी है, अपमानी है। क्या होता है ना कि एक क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट होता है माइकल और लूसीफर का, कि दो एंजल से गॉड के प्रिय थे, एक अच्छा था एक बुरा था। तो हमारे यहाँ भी वो वाला सिस्टम बना दिया है, वन इज गुड वन इज बैड, वाई कांट बोथ बी बैड और वाई कांट बोथ बी गुड। ये एक सिंगल हीरो देने का जो कॉन्सेप्ट है भारत की धरा में जी, ये प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि आप अगर यूपी के अंदर या राजस्थान के अंदर कहीं पे भी देखेंगे तो आपको शिवाजी महाराज की स्टेचू लगी दिख जाएगी, जबकि उस लोकल एरिया के अंदर काफी बड़े क्षत्रिय हुए होंगे, काफी बड़े योद्धा हुए होंगे, उनका आपको नहीं देखने को मिलेगा। वही मैं बता रहा हूं कि एक आदमी को पॉपुलराइज करके दूसरे को विलन बना देना। जी, अब मानसिंह को लोगों ने वहां पे विलन बना दिया, जी, गद्दार बना दिया, गद्दार बना दिया। मानसिंह गद्दार हो गए। मानसिंह ने कितने मंदिर बनवा दिए। यहाँ हिंदुओं की नाक कहे जाने वाले शंकराचार्य का जो मठ था टूटा पड़ा था, खंडर पड़ा था, जानवर वहाँ पे गंदगी कर रहे थे, इन्होंने उसको रिपेयर कराया, उसको बनवाया, जजिया हटवा दिया, पूरी का जजिया कर रुकवाया इन्होंने। ठीक है, वही महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने वाले जो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के अहीर थे, उनको राव का टाइटल इसीलिए मिला क्योंकि वो अकबर की सेना में थे। उनके ऊपर कभी किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि राजपूत एक पैन इंडिया आइडेंटिटी है। अब पैन इंडिया आइडेंटिटी में एक को हीरो बना दो, एक को विलन बना दो। ये एक चीज करोगे तो क्या होगा कि हमने दो गुट खड़े कर दिए। अब एक गुट इनका समर्थक, एक गुट इनका समर्थक।
कालांतर में जो आवश्यकता पड़ी वो लोग उस गुट के साथ चले गए, इन्होंने वो आवश्यकता बनाई रखी। अब राजपूत को बेवकूफ़ बनाना हो तो महाराणा का नाम लेके बना सकते हैं, इजीली है। मोस्ट भाई कोई आके स्टेटमेंट दे दे कि महाराणा प्रताप तो भागे थे, लोग कहेंगे ये तो महाराणा का अपमान हो गया। अरे युद्ध है, लड़ेगा भागेगा, कहीं भागे वीर कहीं मारे वीर, समय समय की आवश्यकता है। ये थोड़ा कि भाई ट्रेन आ रही है आगे और अब कहीं हम वीर हैं पीछे नहीं हटेंगे, कट के मर ही जाओगे ना, तो परिस्थिति होती है। लेकिन महाराणा प्रताप को एक पॉपुलराइज कैरेक्टर कर दिया गया। अब महाराणा प्रताप के बाद में उनके वंश में और भी लोग आए थे जी, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी आए थे। ही वॉज मतलब इक्विवेलेंट टू महाराणा प्रताप। इक्विवेलेंट नहीं, वो ज्यादा थे, मैं भी बट छवि महाराणा की इतनी बड़ी हो गई। और उनसे पहले भी काफी हुए उनसे पहले भी आए जी, शायद उनको राजपूत भी ना जानते हो, रावल खुमान। अरे बप्पा रावल के बारे में आपको मुझे लगता है 4-5-6 साल पहले में ध्यान में आया। जी, गोहिल वंश के जो राजा थे बप्पा रावल, उनके ही तो वंश में सिसोदिया आए। जी, सिसोदिया जो है गोहिलों से ही निकले हैं जी, ये गुजरात से आए थे। उसके पहले राठौरों का राज था। कितनी राठौरों की हिस्ट्री पर आउट है वहां पे, कितने राठौरों के बारे में जानते हैं? बीकाजी राठौर ने बीकानेर बसाया, उनके बारे में कौन जानता है? बहुत सारे ऐसे नाम रहे। खैर अगर आप यूपी में आते हैं तो 2-4 गिने चुने नाम मिल जाएंगे। राणा बेनी माधव का थोड़ा बहुत 22वारे के कारण पता चल जाता है। अयोध्या में एक जालिम सिंह थे, अंग्रेजों से बहुत गंदा लोहा लिया था उन्होंने, ठीक है, उनके बारे में कौन जानता है? इटावा रीजन जो हो गया वहां पे रूप सिंह सेंगर थे। राजपूतों की एक छोटी सी क्लैन को उठा के उसकी हिस्ट्री को अगर सामने रख देंगे तो मराठा हिस्ट्री को कम से कम 20 बार खा सकती है। सावरकर के साथ जेल काटने वाले महावीर सिंह राठौर, जिन्होंने माफी स्वीकार नहीं करके जेल में मृत्यु स्वीकार करी। बात क्या है ना कि सावरकर हो गए, उनको पॉपुलराइज किया इसलिए एक ही जेल के 2 व्यक्ति है। हाँ मैं बता रहा हूँ, सावरकर को पॉपुलराइज इसलिए किया गया क्योंकि सावरकर की जो आइडियोलॉजी थी वो शुद्ध कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। हमारी सभ्यता में लोगों के बीच में काम बटे थे, काम बटे होने के कारण जाति वर्ग थे। जाति वर्ग का सबका अपना एक कल्चर, अपना एक इतिहास को प्रिजर्व करने का तरीका था। अब उसको डिस्टॉर्ट करना हो तो क्या करेंगे? आइडेंटिटी खत्म कर दो। मैं राजपूत हूं, मुझे मेरा गोत्र पता है, मुझे मेरा वंश पता है, मुझे मेरे वंश का इतिहास पता है, मुझे मालूम है कि मेरी 13 पीढ़ी पहले मैं जिस रियासत से निकल गया, वो रियासत कितने साल पहले उज्जैन से निकल गई और वो कितने साल पहले आंध्रा से आए, यहाँ से आंध्रा में वो यहाँ अयोध्या से कितने साल पहले गए। एक श्रृंखला है हमारे पास में। अब मैं इस आइडेंटिटी को खत्म कर दूं, क्या है यार, टूट गई श्रृंखला। कल को कोई थर्ड पार्टी आएगी जो अपनी श्रृंखला बनाई हुई है और वो हमारे आके कहेगी तुम लोग कहां से आए हो, तब हम उत्तर क्या देंगे? जबकि उनकी आर्टिफिशियल श्रृंखला है, हम उत्तर क्या देंगे? क्योंकि हमने अपनी पारंपरिक चीज को तोड़ दिया। जी, सावरकर की आइडियोलॉजी वही चीज को प्रमोट करती है। वो कहते हैं कि भारत में जातिवाद है और जातिवाद का अर्थ नहीं बताता कोई। लोग बोल देंगे देखो ये नेता तो जातिवादी है। जब पॉलिटिकल कोई पार्टी नेता को खड़ा करती है या कोई जाति के लोग नेता को खड़ा करते, कहते हैं हमारी जाति के नेता इसलिए हम वोट दे रहे हैं। अखिलेश यादव को यादव वोट देता है, क्यों? क्योंकि उनकी जात का है। ये जयंत चौधरी को जाट वोट देता है, क्यों? उनकी जात का है। जी, जब तुम नेता जात चुनकर कर रहे हो फिर कह रहे हो जातिवाद गलत है। जातिवाद का अर्थ होता है अपनी जाति के लिए उत्थान करने की सकारात्मक सोच रखना, अपनी जाति के बारे में सोचना, समय देना। समस्या होती जाति भेद से कि फलाने पंडित हैं इनको नीचे गिराओ, फलाने ठाकुर हैं इनको नीचे गिराओ, फलाना ये शूद्र है इसको साइड करो, इसको आगे मत बढ़ने दो। ये होता है जाति भेद। आरएसएस की आइडियोलॉजी जो उत्तर प्रदेश में आई है वो तो हमारे प्रति जाति भेद लेके आई है। अच्छा, कि राजपूत लोग पावर में हैं या राजपूत लोग संयुक्त कम्युनिटी, इनको तोड़ दो। ओके, क्योंकि उनको कम्युनिस्ट एजेंडा को अपने इंप्लीमेंट करना है। कहावत है आपके राजस्थान की कि ऊंट के मूतने से रेगिस्तान में बाढ़ नहीं आती। अभी आए हैं जुम्मा इनके दिन हुआ है, देखिए कितनी नमाज पढ़ पाएंगे ये। जिस प्रकार राजपूत मुगल विवाह को हाईलाइट किया जाता है, उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की मूवीज बनाई जाती है, उसी जगह जब हम देखें तो मराठा और मुगल विवाह जो संबंध हुए
उनको दबा दिया जाता है। देखिए, राजपूत वर्दी जो है ना कि वो हाइट ऑफ कैरेक्टर्स जो होता है वो राजपूत हिस्ट्री है। राम के बाद में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम कोई कौम कही जाती तो राजपूत कही जाती है। क्या आप इन दोनों में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया जी, उसके बाद में अगर राजपूतों से वही एक्सपेक्टेशन की जाती, क्योंकि राजपूत राम की ही श्रृंखला से आते हैं, डेफिनेटली। तो उनके बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम यही हुए। अब राजपूतों के कैरेक्टर के साथ क्या रहा कि भाई राजपूत झूठ नहीं बोलता, राजपूत सत्य के लिए लड़ता है। अब उसको डिस्टॉर्ट करना है तो कह देंगे देखो इन्होंने मुगलों से शादी करी। राजपूतों की मुगलों से शादी हुई है, मैं चैलेंज करके बोलता हूं कि हुई है। तो मुझे इतनी बड़ी दो सुपर पावर उस समय विश्व की, इनके बीच में वैवाहिक संबंध हो रहा है, एक शिलालेख नहीं मिलता है, एक इंस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है, एक कॉपर प्लेट नहीं मिल रही है, एक हमको भाई साहब ऐसा कोई रिकॉर्डेड एविडेंस नहीं मिल रहा है कि हुई। 15वीं शताब्दी के बाद में पेपर एविडेंस आ गई और बोल दिया कि भाई ये देखो ये पेपर एविडेंस में लिखा हुआ है कि ये हिस्टोरियन लिख गए, ये फलाने कवि लिख गए। कवि तो ये भी लिख गए हैं कि भाई साहब क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप 200 किलो वजन लेके घोड़े बैठ जाते थे। जी, कवि तो बहुत कुछ लिख गए हैं कि भाई एक क्या कहते हैं, एक जन थे उनका सर कट गया, वो कई मीलों तक लड़ते रहेगा। भैया वो कहानियां होती हैं। कहने की बात सिंपल सी है कि अगर राजपूत और मुगलों का वैवाहिक संबंध हुआ है तो मुझे जो हिस्टोरिकली रिकॉर्ड मिलता है 2 जगह पे हुआ जहां पे युद्ध में हार गए थे और लड़कियां किडनैप हो गई। अच्छा। देवगिरी साम्राज्य की जो 2 रानी और राजकुमारी थी, बस उसका मिलता है, वो भी स्वेच्छा से नहीं, युद्ध में हार गए। जी। इसके अतिरिक्त राजपूतों और मुगलों के वैवाहिक संबंध के जितने भी प्रमाण हैं, ये जोधा अकबर सब फर्जीवाड़ा है। जी। राजपूत बहुत चतुर थे, वो जानते थे कि भाई ये मुगल जो है ये बेवकूफ हैं, इनमें बुद्धि नहीं है उतनी। राजपूत तो अपनी दासी पुत्रियों से भी विवाह करा सकते थे। जोधा वाज ए पर्शियन स्लेव। अब जोधा थी कि नहीं थी मैं तो आज तक इसी डाउट में हूं, क्योंकि इतनी कहानियां हो चुकी उस चरित्र के बारे में, इतनी कहानियां सुन ली हैं कि मुझे कभी कभी लगता है जोधा इज अ फिक्शन। मैं भी। बट उसका अगर वो पर्शियन स्लेव भी थी और इतना बड़ा वैवाहिक संबंध हो रहा था तो उसका कुछ तो यार हिस्टोरिकल एविडेंस होगा। नहीं है, उसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस अपनी नहीं किताब में है। जेम्स टॉड। भाई जेम्स टॉड ने क्या लिखा है? जेम्स टॉड ने की हिस्ट्री कितनी एक्यूरेट है? एक हिस्टोरियन जो है वो एक अपने ओपिनियंस देता है। राइट विंग तो मानता है उनको। भाई राइट विंग तो कुछ भी मान लेता है। राइट विंग तो ये भी मान लेता है भाई कि ये मैसेज को आप फॉरवर्ड कर देंगे तो आपके ऊपर कृपा बरसेगी। जी। राइट विंग तो कुछ भी मान लेता है। राइट विंग तो ये कहता है कि अगर मोदी जी चले जाएंगे तो राहुल गांधी जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर हम सबका खतना कर देगा। जी। तो राइट विंग तो कुछ भी मान लेगा। राइट विंग के पास मानने के अलावा कुछ और है? मेन चीज ये है कि जो राजपूत हिस्ट्री रही है उसमें कमियां तो रही होंगी, मैं ये डाउट एकदम कहने वाली बात नहीं, कमी तो कुछ ना कुछ रही होगी। लेकिन जो इतने लंबे समय की हिस्ट्री है, ठीक है, इतना ही लंबा समय श्रृंखला चली आ रही है क्षत्रियों की, ठीक है भाई, उसमें 2-4 दाग लगना तो लाजमी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। और रही मुगल वैवाहिक संबंध की, अगर राजपूत का लड़की चला जाता है वैवाहिक संबंध में तो बाकी जातियों की तो फिर उठा उठा के रेप होता होगा। भाई वो तो राजा की लड़की चली गई, तुम तो आम जनमानस थे। जी। आम जनमानस थे, तुम्हारे साथ तो फिर मतलब घनघोर अत्याचार होता होगा। जो आता होगा, कोई मुसलमान आता होगा घर में चढ़ जाता होगा कि आज मैं आ गया। अगर राजपूत का लड़की चला जा रहा था, लड़ने वाली कौम का चला जा रहा था, किसी भी कम्युनिटी को डिग्रेड करना हो तो सबसे पहले उसकी महिलाओं को टारगेट कर दो। किसी भी कम्युनिटी को डिग्रेड करना हो, सोशली उसको गिराना हो, तो राजपूत का लड़की करके इसको डिग्रेड करना शुरू किया। सोशली इस कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू किया गया। तो ये जो राजपूत और मुगल वैवाहिक संबंध की बातें हैं, मुझे अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। ओके, बैक टू द पॉइंट। आपको क्या मराठा मुगल वैवाहिक संबंधों के बारे में कुछ सोर्सेस? वो तो मराठा खुद अपने हिस्ट्री बुक्स में लिखते हैं। शिवाजी के जो कहते हैं बेटे ये ग्रैंडसन थे, उनकी डॉटर्स, ओके, छत्रपति शाहू जी थे, उनकी डॉटर्स का भी विवाह हुआ जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है। और वो भी मुगलों में नहीं हुआ, मुगलों के नौकरों में हुआ। अच्छा, मतलब जो मुगल हैं उनके जो गुलाम मुसलमान हैं उनमें हुआ। अच्छा, प्रॉपर नहीं। और
मैं एक चीज और बताता हूँ, मैं मुगलों को कभी मुसलमान की कैटेगरी में नहीं रखता। ठीक है। मैं उनको हमेशा एक रूलिंग क्लास की तरह देखता हूँ। मैं रूलिंग क्लास को रूलिंग क्लास की तरह ही देखूंगा। You are blaming Marathas. In the other hand, you are taking Mughals as ruling class. देवर डिनाई कैसे कर सकते हैं भाई, वो राज किए हैं। Mughals were not. Sorry, Marathas were not. मराठास कितना राज किए? यार पैसा लेके अटैक करने वाली फौज थी उनकी, राज थोड़े की, वो लूट करते थे। Okay. कहाँ पे यूपी में आ गया शिवाजी? कहाँ पे आ गए ये बिहार में? ठीक है। कहाँ पे शिवाजी ने आके या इन लोगों ने आके बहुत बड़ा कर दिया? मराठा इतने महान थे तो रानी लक्ष्मीबाई बेचारी जब लड़ रही थी तो उसका साथ राजपूतों ने दिया, मराठों ने क्यों नहीं दिया? क्या भाग गए? और इतने महान थे, अगर ये इतने ही ग्रेट थे तो मुझे ये बता दीजिए कि इनके साथ में बाकी कोई कम्युनिटी अलायंस क्यों नहीं करती थी? ओके। पानीपत के युद्ध में क्यों इतनी गंदी हार हारे ये? क्यों नहीं और लोगों ने इनके साथ अलायंस किया? क्यों नहीं और लोगों ने इनको स्वीकार किया? तो पेशवाओं की गलती थी। पेशवाओं की गलती थी? जी। बस पेशवाओं की गलती थी? एक्सप्लेन प्लीज। बस पेशवाओं की गलती थी, पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, हम बाकी मराठे क्या कर रहे थे? घुइयां छील रहे थे। पेशवाओं से ज्यादा कम संख्या जनसंख्या थी आपकी, है? या पेशवाओं ने क्या कहते हैं कोई जिन छोड़ दिया था आपके ऊपर कि आप कुछ रिटेलिएट नहीं कर पाए? ये तो ऐतिहासिक प्रमाण है कि किसी भी हिंदू वर्ग ने उनका साथ नहीं दिया उस समय। क्यों नहीं दिया? सिर्फ राजपूत नहीं, किसी भी हिंदू वर्ग। क्यों नहीं दिया? बिकॉज देवर कैरेक्टरलेस। ओके। दे कैन, वो उनको भरोसा ही नहीं था भाई, भरोसा ही नहीं था। तुम आम जनमानस पे अटैक कर रहे हो, तुम मुगलों से बदतर हो। ओके। तुम आम जनमानस पे अटैक कर रहे हो, तुम महिलाओं बच्चों पे अटैक कर रहे हो, तुम रेप्स कर रहे हो, तुम लूट कर रहे हो, तुम मंदिरों पे अटैक कर रहे हो क्योंकि तुम्हें सोना दिख रहा है, भगवान नहीं। तुमको राइज करना है पावर में, तुम पिंडारियों को साथ में। पिंडारीज मतलब वन ऑफ दी मतलब वर्स्ट मर्सिनरीज, मतलब घटिएपन की कोई लिमिट नहीं होती, वैसे थे पिंडारीज। मंगोल्स के बाद में पिंडारी सबसे गंदे मेरे नजर में है। ठीक है। नरभक्षी कहिए उनको, उनको ये लोग हायर करते थे। अच्छा, एक वो लाइन मेरे दिमाग में अभी भी फिट है। मुगल्स को आपने रूलिंग क्लास कहा, तो क्या उनमें वो दुर्दांतता, उनमें वो बलात्कारिता, वो चीजें आपको कहीं ना कहीं खली नहीं? ये लाइन कहना है। मुगल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? मंगोल्स और तुर्क जो हो गए उज़्बेकी, ये उज़्बेकिस्तान से क्या कहते हैं आया था ये चंगेज खान, और तुर्की जो हो गए, इनके बीच में वैवाहिक संबंध हुए, मुंह निकले मुगल। हाँ। ठीक। फिर भारत में आए जी। भारत में रुके ये लोग लंबे समय, यहाँ के कल्चर में एसिमिलेट हो गए। मैं मुगलों को वाइट वॉश नहीं कर रहा हूँ, वो बुरे थे। आई एम नॉट ब्लेमिंग। नहीं, वो बुरे थे, नीच थे। बट उनके भी टाइम पीरियड में उनसे ज्यादा घटियापंथी इन पेशवाई मराठों ने की है। अच्छा, आप कंपैरिजन करके बता। कंपैरिजन में बोल रहा हूँ। और नाउ दे आर द फेस ऑफ हिंदुत्व, ओके, एंड दैट इज माय प्रॉब्लम। ओके। अगर ये धर्म का शीश है तो भाई साहब फिर मैं उस धर्म का भाग नहीं हूं। ओके, मैं क्लियर बोल रहा हूं, फिर मैं उस धर्म का भाग नहीं हूं। आप बोलेंगे कि हम योगेश्वर कृष्ण को मानते हैं, आप बोलेंगे हम राम को मानते हैं, आप बोलेंगे हम शिव जी को मानते हैं, उन्हीं शिव जी के मंदिर को लूटने पहुंच गए हैं। और मराठास में कैरेक्टर नहीं होता है। हिस्टोरिकली दे वर नॉट मैन ऑफ कैरेक्टर्स, दे वर नॉट मैन ऑफ कैरेक्टर। पेशवाज वर मतलब वो कह लेंगे कि आस्तीन के सांप है, जिसने पाला उसको डस ले। मराठास ने पाला, मराठास को डस दिया इन्होंने। ठीक है। एक और सवाल इसके अंदर इस प्रकार रहता है कि राजपूतों के ऊपर जिस प्रकार की मूवियाँ बनाई गई, उसी समय जब मराठों के ऊपर बनी हुई मूवियाँ हम देखते हैं, अभी जो हाल ही में आई छावा, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। हालांकि उन्होंने जो काम किए, अच्छे काम किए, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। छावा ले लीजिए आप, शिवाजी महाराज के ऊपर बनी हुई मूवीज ले लीजिए, उनको व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर उनको प्रमोट करते हैं, और राजपूतों के ऊपर इस प्रकार की मूवी बनाई जाती है। पद्मावत ले लीजिए आप जोधा अकबर ले लीजिए, जिससे उनको डिग्रेड किया जा सके। तो भाई किसी को ऊपर करना है तो किसी को तो नीचे करना पड़ेगा ना जी। एक ही गद्दी है, एक ही गद्दी है, तो उस गद्दी में अगर किसी को बैठना है तो किसी को तो गिराना पड़ेगा। जी, वो डायलॉग है कि बाई को मारकर ही बाई बना जा सकता है। अब वो कह लीजिए जी। तो राजपूतों पे जोधा अकबर आई, फर्स्ट टाइम तो आई नहीं,
सीरियल बन गया था, एकता कपूर बनाई थी, कोई महानुभाव गए थे, उन्होंने 20-22 करोड़ रुपए ले लिए थे राजपूत की तरफ नेतृत्व करके, फिर बैठ गए थे जी। तो राजपूतों के पास में समस्या ये है कि इनका कोई स्ट्रांग नेतृत्व करता नहीं है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल नेता हमारे बहुत हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे हमारा कोई स्ट्रांग नेतृत्व करता नहीं है। कोई स्ट्रांग ऐसा आदमी जो राजपूत की बात को राजपूत की तरह रख सके। मराठों के साथ क्या कि वो एक संयुक्त कम्युनिटी हो चुके हैं, उनके लिए मराठा आइडेंटिटी है। मराठा आइडेंटिटी में मुसलमान भी आ जाते हैं, दलित भी आ जाते हैं, पेशवाई ब्राह्मण भी अपने आप को एसिमुलेट कर लेते हैं, हालांकि उनको मराठा अलग रखते हैं अपने से, कर लेते हैं कि जो महाराष्ट्र में मराठी बोल रहा है वो बोल रहा है, उसमें ओबीसी भी आ जाते हैं, अपर कास्ट के जो उनके हो गए, पाटिल लाटिल हो गए, वो भी आ जाते हैं। तो वो एक बड़ा ग्रुप हो जा रहा है, एक स्टेट का प्रेशर हो जा रहा है। हम एक पैन इंडिया कम्युनिटी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जोधा अकबर आई तो लोग कहेंगे अरे यार छोड़ो, कछुआ का मामला जी है राजस्थान वालों का मामला है जी। अब वही साहेब बीबी गैंगस्टर मूवी आ गई थी, उसमें नंगापन दिखा रहे थे राजपूतों को बदनाम करने के लिए कि राजा साहब अपनी राजनीति में व्यस्त है, रानी साहब कहीं क्या क्या कर रही हैं। वो यूपी के ऊपर था। वैसे ही बिहार में कई ऐसी क्या कहते हैं, बिहार के ऊपर बेस कुछ ऐसे सीरियल्स निकाल दिए गए जिनमें राजपूतों को बदनाम किया गया। तो ये एक संयुक्त रूप से कार्य किया गया है, खाली इसमें मराठे नहीं इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। थोड़ा सा अगर हम इसमें डीप में जाए तो किस प्रकार के लोग इन्वॉल्व हैं? पीपल हु डू नॉट वांट अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन दिस कंट्री। आपको राष्ट्रवाद बताया जाता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, झंडा लेके हिला दिए। राष्ट्रवाद के लिए जो बलिदान देना पड़ता है वो नहीं सिखाया गया कभी। मैं जानना चाहता हूँ वो लोग कौन हैं? जैसे कि जाट लॉबी हो गई, ठीक है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र पर जाट लॉबी तो बॉलीवुड में सक्रिय नहीं है। महाराष्ट्र की ब्राह्मण लॉबी हो गई, ठीक है, वो है। काफी हद तक साहित्यकारों में मुंशी प्रेमचंद्र की बिरादरी के लोग हो गए जिन्होंने भर भर के लिखा है जी। तो कुछ कम्युनिटी के कुछ पर्टिकुलर सेक्ट्स बन के जिन्होंने, खत्रियों का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें जी, खुली तौर पे बोलूंगा, खत्रियों का भी बहुत बड़ा। तो हेट्रेड रही एक, उस हेट्रेड को इन्होंने उतारा और उतार के समय ये पूरी प्रणाली देखने मिली। तो हम एक सोशल एनिमी है, हम सबके एक तरह से शत्रु के रूप में प्रचारित कर गए। अब हमने सबके साथ उतना बुरा नहीं किया, बट हमारी समस्या ये है कि हम अगर पावर में आ जाएंगे तो हम लोग एब्सोल्युटली अनअपोजेबल हो जाते हैं। हम लोग अनअपोजेबल हो जाते हैं, हम में कमियां निकाली नहीं जा सकती औरों के मुकाबले। तो भाई साहब जो बेस्ट है उसको वर्स्ट प्रचारित कर दो, ताकि जो कह सकते हैं घटिया किस्म के और जो इनकेपेबल लोग हैं वो पावर में बने रहें। जैसे कि ये समझ लीजिए कि गधों की फौज ने ये तय कर लिया कि जो घोड़ा है वो योग्य नहीं है दौड़ के। अच्छा ईशान जी, आपने एक आरोप इस प्रकार का लगाया कि राजपूतों के पास अपना नेतृत्व नहीं है, लेकिन हमारे उधर एक कहावत है कि 5 राजपूत तब इकट्ठा होते हैं जब छट्टे की लाश कंधे पर हो। राजपूत अपना नेतृत्व चाहते ही नहीं है, हर व्यक्ति ठाकुर मानता है अपने आप को। जी, ऐसा है। कहावत ये भी होती है कि ठाकुरों में एकता नहीं होती। जी, कहावत तो बहुत सारी होती हैं, आप कहते नहीं होती। मैंने क्या बोला, जब अच्छा आदमी खड़ा होता है उसके पीछे लोग आ जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक किसान नेता खड़े थे, किसान मजदूर नेता, पूरण सिंह जी की बात कर रहे हैं। पूरण सिंह जी, पूरण सिंह जी जो है, पुरानी एक उनके पास सफारी है, 12-15 साल हो गया होगा जी, अभी महीने भर पहले हमारी चर्चा हुई थी। हाँ, पंचर हुई उनकी गाड़ी, खुद ही उठा के चेंज कर लिए जी। फिर बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, लीडर चल रहे हैं, वो भौकाल दिखा रहे हैं। पूरण सिंह के साथ में जो लोग हैं वो उनके लिए गोली खाने को तैयार हो जाएंगे, मरने को तैयार हो जाएंगे। सरकार डरती उस आदमी से, इतना डरती है कि उसके ऊपर एक मुकदमा फर्जी नहीं है, मतलब एक मुकदमा नहीं है उस आदमी के ऊपर। वो आदमी क्लीन चरित्र का है और वो डेढ़ बिना पढ़े आदमी, इतना ज्ञान उनके अंदर, अथाह भंडार ज्ञान का उनके पास। मैं कह रहा हूं कि वो आदमी क्या है कि अगर उसकी कमीज पहन के जरा फटा है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, कि मुझे नहीं दिखाना कि मैं बहुत रईस हूं। तो जो ये बात चल रही है कि राजपूत अपने अपने नेतृत्व करते हैं, ये संस्कार हमारे घर से तोड़े गए हैं। हमारी माताएं, हमें जन्म देने वाली कोख ही हमें वो संस्कार देती थी कि राजपूत हो। आज के समय में कितने बच्चे राजपूत के घर के लड़के होंगे, उनको उनकी माँ बताएगी कि तुम बेटा राजपूत हो, ऐसे रहो।
हमारी जो कमी आई है वो आई है इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से, खास तौर पे ये मिशनरी सिस्टम से। हमें तोड़ दिया गया, हमें औरों के बीच में एसिमिलेट कर दिया गया। जब तक हम अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को लेकर नहीं चलेंगे, हम राजपूत को कैसे राजपूत समझेंगे? आज तकलीफ में पड़ते हो तो अपनी कौम याद आती है। आप खा पी के घूम रहे हो, आपके पास में पैसा पड़ा हुआ है, तब तक आपको कम्युनिटी समझ नहीं आएगी। आपके ऊपर दिक्कत आ गई, शत्रुता हो गई, लोग आपको घेर रहे हैं, तब आप क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रमों में पहुंच जाओगे, भैया मैं राजपूत हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है। वो परिस्थिति आने का मौका क्यों देते हो? जी। और अगर चाहते हैं कि आपको लगता है कि सब नेतृत्व करता है या क्या कहते हैं कि राजपूत की क्यों कि एक नेतृत्व क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए राजपूत को समर्पण का भाव आना चाहिए आपको अपने कौम के प्रति। हम कहते हैं भाई हम लीडर है ही नहीं, हम तो पीछे चलने को तैयार हैं, आप चलो। पर इसका एक बड़ा कारण संगठनों की निष्क्रियता भी तो रहा है। संगठन है यार, सेना वाली कौम को संगठन में डाल दोगे। अब ये बताओ, आपके पास तलवार है, तलवार से आप सर काट, तो उसको लेके जा रहे सब्जी काटने लग जाओ, कट तो जाएगी लेकिन अच्छे से कटेगी। सर काटने वाली कौम जब झंडा लेके आंदोलन करती दिख रही है ना, वहीं से लोग आपके मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। शेर, जंगल का शेर दिख जाता है जंगल में, भैया डर जाए, खौफ आ जाए। वही शेर सर्कस में जब ऐसे नाचता है और बॉल से खेलता है तो कहता है ये तो बिलार हो गया। खून पीकर जो शेर पला था उसने सर्कस में नौकरी कर ली। तो वही मैं बताने के प्रयास कर रहा हूँ कि आपके अंदर से एक शीर्ष नेतृत्व अकेला भी उठ सकता है, या इतना बड़ा क्षेत्रफल में फैले पैन इंडिया कम्युनिटी के मल्टीपल नेतृत्व भी अच्छे लोगों के उठ सकते हैं। लेकिन आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। मेरे पास में एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, भाई हमारे फॉर्च्यूनर चलते हैं, आगे मैं मर्सिडीज उठाऊंगा। अब मैं ये गाड़ी में काले शीशे लगा के जिस दिन वहां पहुंचूंगा या कहीं पहुंचूंगा तो और राजपूतों के कार्यक्रम पहुंचा तो राजपूतों का आधे ज्यादा लड़का मेरे पीछे फ्लैट हो जाएगा, भैया बहुत बढ़िया है, असली राजपूत है, मुछवा टाइट किया, बलवा ऐसे लंबा किए हैं, पहुंच जाएंगे और ताव मारते हुए। और मेरे मन में क्या होगा? चोर। मैं उन लड़कों को करूंगा यूज। वही अगर मैं दिल की बात समाज के समक्ष रखता हूं और मैं जाता हूं स्कूटी से, समाज का युवा अगर उस बात को सुनता है, तब अगर वो मेरे साथ आता है तो वो मेरा भी फायदा है, समाज के युवा का भी फायदा है। जी। समस्या ये है कि आप दिखावे में जा रहे हैं। हम रहे सदा रजवाड़े में, नहीं रहे हो रजवाड़े में। 4% राजपूत रजवाड़ा था जी, 96% किसान का। मेरा दादा लोग किसान था, उनका बाप किसान था, उनका बाप किसान था, ठीक है। उनके जो 4-5 पीढ़ी पहले में सैनिक थे, लेकिन गांव घर किसान, खेती बाड़ी करते थे हमारे पुरखे। हम रजवाड़े में नहीं रहे हैं। मेहनत करके हम जो पहन आ रहे हैं या जो आज हम परिस्थिति में अपनी मेहनत से पहुंचे, हम कोई राजशाही से नहीं आए। हम लक्ष्यराज मेवाड़ में ही है भैया। हम लक्ष्यराज मेवाड़ नहीं कि मोदी जी मेरे यहां डिनर करने आएंगे। जी, इस बात को समझिएगा। हम आम लोग हैं, आम जनमानस है। हमारे पास में एक ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है कि हम वहां पे लड़ लेते हैं जहां और लोग कतरा जाते हैं। जी, हम दूसरे की लड़ाई भी अपनी समझ के लड़ लेंगे। ये राजपूत का प्रवृत्ति है। और राजपूत के अंदर एक अच्छा शीर्ष नेतृत्व तभी आएगा जब राजपूत आदमी को उसके गुण से देखे, ना कि उसके इर्द गिर्द बैठे हुए गुणवत्ता वाले वस्तुओं से। अच्छा, आप धन से आकलन करेंगे तो आपका नेतृत्व तो ऐसा ही जाएगा। आपने तो धन से आकलन किया ना कि भाई हमारा नेतृत्व संगठन निष्क्रिय क्यों है, फलाने एक ठो भैया हैं, बहुत हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, पगड़ी बांधते हैं, गोरे चिट्टे से, बहुत स्मार्ट से हैं, सुमन सिंह ठाकुर हैं। डायलॉग मारते हैं कि जो जिस भाषा में जवाब देगा उस भाषा में उत्तर दिया जाएगा। समाज के नेतृत्व करता है। जी, एक राजस्थान के थे, खत्म हो गए, उनकी हत्या हो गई, समाज के नेतृत्व करता थे। जी, समाज पूछे व्यक्तिगत चरित्र में क्या है, क्या किया है उन्होंने, कितना उन्होंने एक व्यक्तिगत उनके चरित्र से हम इंस्पायर हो सकते हैं। क्या उनकी लेखनी पद्धति है, क्या वो समाज को इंस्पायर कर रहे हैं। कितने बच्चे उनकी वजह से एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट हुए, कितने बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ओर डाइवर्ट हुए। राजपूतों के नहीं हुए, नहीं करेंगे वो, क्योंकि उन्होंने जीवन में खुद वो उखाड़ा नहीं। उन्होंने खुद अगर डिग्री ली होगी तो फर्जी ली होगी। तो जब घटिया लोगों को आपने खुद शीर्ष में बैठा रखा है तो आपको अच्छा शीर्ष मिलेगा नहीं, तो कहेंगे हम खुद ही नेता हैं। अच्छा आदमी पूरण सिंह है, अनपढ़ हैं,
पढ़े लिखे नहीं है जी, लेकिन आदमी स्पष्ट है, अच्छा आदमी है और ज्ञानी है। और गुण ज्ञान है, समाज का जो ज्ञान है उनकी बातें आती हैं। भाई मैं नहीं जानता पूरण सिंह कौन है क्या है, लेकिन मुझे अच्छे लगे, मैं उनकी बातें सुना। अपने देसी स्टाइल में ठेठ तरीके में, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ठेठ भाषा है, खड़ी बोली वैसे बोलते हैं, उनकी बातें मैंने सुनी, मुझे यार कहा यार ये आदमी गूढ़ आदमी है, मजबूत आदमी है जी। एक नया युवा भाई अपना खड़ा हुआ है, अभी मैं जल्दी में उसको देखा हूँ, हिमाचल से दिव्यांशु ठाकुर, जहाँ तक मुझे ध्यान है। अच्छा। उसकी बातें सुनता हूँ, ही इज वेरी एजुकेटेड और बहुत पॉइंट टू पॉइंट की बातें करता है। इस तरह के कई ऐसे युवा हैं, ऐसे लोग हैं जो खड़े हो रहे हैं। अब समाज उनको कितनी तवज्जो देता है, ठीक है, समाज किस प्रकार पॉलिटिकल पार्टी में जाके जो नेता बन के आ रहे हैं उनके मुकाबले समाज से जो उठ के आया नेता है, अंतर होगा ना। जो जमीन से उठा है वो जमीन का आदमी रहेगा, जो ऊपर से क्रैश लैंडिंग किया है तो उसको क्या, उसकी जड़ें ही नहीं है यहाँ पे, जहां बड़ी हवा का झोंका आएगा उड़ के कहीं और पहुंच जाएगा। तो आपके नेतृत्वकर्ता जो आए हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड है, इसलिए आपको आज लग रहा है कि हमारे यहाँ पे कोई नेतृत्व सुनना नहीं चाहता। बहुत सारे ऐसे भाई बड़े बड़े हैं, फलाने भैया हैं, फलाने शरण सिंह हैं, फलाने लोग हैं, अगर उनके ऊपर मैं बोलने लग जाऊंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि वो समाज के नेता नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपके पास समाज की लीडरशिप समय सीमा को देखते हुए हम एक बार वापस बैक टू द पॉइंट आएंगे मराठा वाले। समाज के अंदर अक्सर जो युवा पीढ़ी है, जो 18, 20, 22 साल के युवा, वो रैलियों के अंदर, सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर झंडा ले लेकर जाते कि जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। लेकिन जब वही युवा महाराष्ट्र के अंदर जाकर अपनी नौकरी, अपना बिजनेस करने की कोशिश करते हैं तो उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा है यार कि पहले मैं भी सोचता था इतना है, ठीक है, बहुत कम और लेवल पे चीज़ें होती जो लोग कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। मतलब अब मैं थोड़ा सा ओछा वाणी बोलूँगा कि ये बेचारे वही लोग हैं जिनकी बहन बेटी किसी बिहारी या यूपी वाले या बाहर वालों के साथ भाग गई, उसी फ्रस्ट्रेशन में ये लोग ऐसा मारते हैं, और कोई बड़ा रीजन नहीं है। अच्छा। है एक्चुअली क्या है ना कि जब कुछ नहीं बचता है आदमी के पास में तो इस प्रकार की घटिया राजनीति पे आ जाता है कि भाई मराठी बोल, है ना भाई। मराठी बोलने से आदमी के क्या है ना कि वो मतलब ज़्यादा गुणवत्ता उसमें आ जाएगी, उसके वो सोना पादने लगेगा, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। तो वो उतना प्रभावी नहीं है। सोशल मीडिया पे थोड़ा सा कुछ बेवकूफ़ लोग बेवकूफ़ी कर देते हैं। अब जैसे बहुत सारे अपने भी लोग होते हैं बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं, किसी दूसरी जाति का व्यक्ति है अगर नाम में सिंह लगा लिया तो जाके मारने लग जाएंगे। तो हर कोई तो करता नहीं, आप भी नहीं एक्सेप्ट करोगे, आप भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे, कोई सिंह लगा लिया तो मारने लग जाओ। तो उस प्रकार की टुटपुंजिया छोटी सोच के कुछ बहुत माइन्यूट लेवल के लोग हैं। बस ये है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो हल्की फुल्की चिरकुटाई भी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, बस इतनी सी बात है। ऐसा आटे में नमक जितना महत्व आप उनको देते हैं। ठीक है, जब आखिरी सवाल मैं इसको रखूँगा, जब आप ये कहते हैं, जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि मराठावाद या फिर मराठा संस्कृति को भारत देश के ऊपर थोपा जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस प्रकार के कृत्यों से जब देश का जो एक नारा है हमारा कि विविधताओं में एकता, इसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले भविष्य के अंदर? भैया देखिए, दिल्ली में अब मराठी थोप दीजिए, गुजराती थोप दीजिए, जो मन करे थोप दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप हमारे स्टेट में आएंगे तो हमें हमारा इतिहास चाहिए। ठीक है, मैं अपने राजस्थानी बंधुओं से भी लड़ जाता हूँ कि भाई देखो, तुम्हारे लिए महाराणा प्रताप महान है, मेरे लिए मेरे पुरखे महान है। और बिहार के बंधु मुझसे लड़ जाते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा स्टेट महान है तो मेरे लिए मेरा स्टेट महान है। तो बात सिंपल सी है, सेंट्रल में आपको जो करना है करिए, जब स्टेट की बात आती है तो वहाँ पे अपना इतिहास मत ठोकिए जी। मराठी इतिहास का महाराष्ट्र में सम्मान है, राजस्थानी इतिहास का राजस्थान में सम्मान है, और अगर आप ये कहते हैं कि मराठा वर्दी मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, देन दी कह सकते हैं कि वो स्वीकार ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाकी स्टेट्स के साथ में अत्याचार किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने बदतमीजियाँ करी हैं, ऐसा नहीं है। ये वेस्टर्न यूपीज़ में इन्होंने काफ़ी मतलब रकस क्रिएट किए थे। राजस्थान में तो गोबर के उपले चुरा ले जाते थे ये जी, जो उपले होते हैं गाय के गोबर के, वो उसको चुरा के ले गए इन्होंने। कुछ नहीं मिले तो खेतों में आग लगा दी, खेतों से चारा चुरा के ले जाते थे, चारा चोर, उपला बकरियां लेके जाते थे। चारा चोर तो लालू बाद में हुए हैं, ये पहले हो गए, गोबर चोर हुए हैं ये, ठीक है।
तो इनका बेसिकली जो ठोपना है बाकी स्टेट्स के ऊपर ये गलत ही है। और शिवाजी की छवि को अगर आपको स्वच्छ रखना है, बचा के रखना है, आप नहीं चाहते कि मेरे जैसे बदतमीज लोग आके खुल खुल के धागे खोलें आगे बढ़ के, तो आप इस चीज़ को यहीं रोक के बैक ऑफ कर जाएं। नहीं करेंगे तो आज मैं बोल रहा हूँ, कल 4 और बोलेंगे, परसों 40 और बोलेंगे, परसों 4,000 और बोलेंगे, 4 करोड़ बोलेंगे, फिर 40 करोड़ बोलेंगे। 40 करोड़ लोग एक बार बैठ के गरियाने लग जाएंगे ना, तो मराठा इतिहास जो है वो फिर माचिस की डिब्बी में बंद होकर नाले के छेद में फेंक दिया जाएगा जी। बस इतनी सी बात है। आपने अभी हमारे साथ देखा, देखते रहिए। हालांकि हमारे वीकली शो का नाम है, जो अब हम कोशिश करेंगे ईशांत जी के साथ हर हफ्ते एक वीडियो डालने की। और बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अनफिल्टर्ड रियलिटीज़ को। धन्यवाद।